इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबक, यानी लेसन। और ये लेसन हम लोग बेस्ट सीख सकते हैं किसी महान इंसान का व्यक्तित्व के बारे में जानकर, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानकर, वो कैसे महान बना ये जानकर। तो आइए हम लोग एक ऐसा ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन, एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व का, उसके जीवनी के बारे में पढ़कर, उसके लाइफस्टाइल के बारे में पढ़कर, कितना सादगी से वो जीवन जिया, वो हम लोग आज के क्लास का लेसन का मुद्दा बनाते हैं। और वो पर्सनालिटी है APJ अब्दुल कलाम। क्लास 9 CBSE बोर्ड, माई चाइल्डहुड, चैप्टर 6। आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिया है ना, माई चाइल्डहुड, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बहुत ही पॉपुलर बुक है। अगर आप भी कभी टाइम पाइए तो ज़रूर पढ़िए, उससे आपकी ज़िंदगी जीने की जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका हौसला बढ़ेगा। विंग्स ऑफ फायर रियली में बहुत ही प्रेज़वर्दी बुक है, मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़िए ज़रूर से ज़रूर। सबसे पहले अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में बताना शुरू करते हैं और कहते हैं उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम टाउन में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। अर्स्टवाइल मद्रास नाम से वो जाना जाता था। अर्स्टवाइल यानी कि पहले के ज़माने में उसको मद्रास स्टेट बोला जाता था इंडिया में। आप लोगों ने सुना होगा, लोग साउथ इंडिया के लोगों को कहते हैं मद्रासी है। उनके पिताजी जैनुल अब्दीन, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन की कमी थी। फॉर्मल एजुकेशन जैसे क्लास 1 2 3 4 करके हम लोग पढ़ते हैं ऑफिशियली और सर्टिफिकेट पाते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और ना ही उनके पास बहुत सारे पैसे थे। भाई पेशे से तो वो एक नाविक थे, नौका चलाने का काम करते थे। लेकिन इस तमाम डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी, इन तमाम कमियों के बावजूद भी उनके पास विजडम था, ट्रू विजडम, बुद्धिमानी, जो कि इन्नेट था। इन्नेट यानी कि बाय बर्थ उनके अंदर से जन्मजात था वो बुद्धिमानी। और बहुत ही जेनरस इंसान थे, बहुत ही दिल के बड़े थे। और उनकी सबसे करीबी दोस्त, हेल्पमेट, वो अब्दुल कलाम की मम्मी आशियम्मा हुआ करती थी। हर बात में राय मशवरा वो अपनी पत्नी से ही लिया करते थे। मुझे अभी तक ये ठीक से याद नहीं है कि मेरी मम्मी हर रोज़ इतने आउटसाइडर्स को भी खाना खिला दिया करती थी। जितने आउटसाइडर्स हमारे घर में रोज़ खाना खाते थे बाहर के लोग, वो हमारे घर के सदस्यों से भी ज़्यादा होते थे संख्या में। मतलब अगर हमारे घर के सदस्य 10 हैं तो बाहर के लोग कम से कम 20 आदमी खा के चले गए, ऐसा होता था। और ये था एग्जाम्पल उनके जेनरॉसिटी का, उनके उदारवादी हृदय का। मेरे माता पिता के बहुत सारे बच्चों में से मैं भी एक बच्चा था, यानी मेरे भाई बहन काफ़ी थे और मैं एक छोटा सा बच्चा, शॉर्ट बॉय, शॉर्ट हाइट का, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, हमारी जो कद काठी थी, हमारा जो ढांचा था देखने में, वो अनडिस्टिंग्विश्ड था, यानी एकदम ही रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नहीं था। हम लोग अपने एंसेस्ट्रल घर में रहते थे, हमारे दादा परदादा के बनाए हुए घर में, जो कि एक पक्का मकान था, ईंट वगैरह का बना हुआ, यानी मिट्टी का नहीं। वो मकान 19th सेंचुरी में हमारे किसी पूर्वज ने बनवाया था। 19th सेंचुरी मतलब 1800 प्लस में, 1800 समथिंग में बनवाया होगा। 1830, 1840, 50 यहाँ मेंशन नहीं है। वो बड़ा सा घर था, मॉस्क स्ट्रीट में था। रामेश्वरम में एक इलाका है मॉस्क स्ट्रीट, जहाँ शायद बहुत सारे मस्जिद हैं छोटे बड़े, उसी स्ट्रीट में ये मेरा मकान था। मेरे पिताजी बहुत ही ऑस्टियर थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी थे, दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। सिंपल सीधा साधा उनका ज़िंदगी था। ऑस्टियर का मतलब सिंपल और स्ट्रिक्ट। अच्छा, वो कंफर्ट और लग्जरी को एकदम ध्यान नहीं देते थे। ज़िंदगी में कंफर्ट नहीं चाहिए भाई, ये बॉडी जो है ना, काम करने के लिए हमें मिला है, इसे खूब परिश्रम में डालो। बड़े बड़े महान लोग ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए घर की लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी होती थी, खाने में, पीने में, दवाइयों में, कपड़े में। तो यूँ कह सकते हैं आप लोग कि जब खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, दवाई मिल रहा है और मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, तो मेरा ज़िंदगी काफ़ी सिक्योर था, यानी कि सिक्योरिटी से भरा हुआ, इमोशनली और मटेरियली दोनों तरीके से। इमोशनली भी यानी कि मम्मी पापा का प्यार पाकर, और मटेरियली भी यानी कि धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी मम्मी पापा की तरफ से, तो मैं सिक्योर था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। मेरी उम्र तब 8 साल की थी। कुछ वजह ऐसा था जिसकी वजह से मैंने अचानक देखा कि पूरे इलाके में इमली के बीज का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, इमली के बीज के लिए मैं घर घर जाकर सबसे यहाँ से इमली के बीज इकट्ठा करने लगा और उसे बगल की दुकान में जाकर बेच दिया करता था, मॉस्क स्ट्रीट में। सारा दिन ऐसा करने से मुझे एक आना मिल जाता था।
16 आने में 1 रुपया होता है, तो 8 आने में 50 और 4 आने में 25 पैसे और 2 आने में 12.5 पैसे और 1 आने का मतलब 6.25 पैसे, 6.25 पैसा। तो 1 आने की हमारी कमाई हो जाती थी। मेरे जो जीजा जी थे, ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे वर्ल्ड वॉर का, कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। बाद में जो उनकी द्वारा बताई हुई बातों को मैं न्यूज़पेपर में ढूंढता था, हेडलाइंस में। हमारे ज़माने में एक न्यूज़पेपर आता था दीनामणि, दीनामणि न्यूज़पेपर में उन सारी बातों को ढूंढता था जो मेरे जीजा जी जलालुद्दीन मुझे बताते थे। और हमारा इलाका रामेश्वरम काफ़ी अलग थलग सा था, सबसे अलग, इसलिए वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से एलिट फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा इंडिया को, यानी इंडिया, हमारा भारतवर्ष तब तो आज़ाद नहीं था। तो इंग्लैंड के जो एम्पायर रहे होंगे, जो वायसराय रहे होंगे, वो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ के लोगों को सैनिक बनाकर वर्ल्ड वॉर में लेकर उतार दिए। एलिट फोर्सेस मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ये सब मिल करके एक फोर्स बनाया था और बाकी के कंट्रीज़ जो थे वर्ल्ड के, वो एक दूसरे साइड से होकर लड़ रहे थे। तो इमरजेंसी अचानक डिक्लेयर हो गई हमारे रामेश्वरम में भी, और उसका सबसे पहला असर ये हुआ कि रामेश्वरम में कोई भी ट्रेन रुकेगी नहीं, रनिंग करती हुई चली जाएगी। इसलिए जो न्यूज़पेपर आया करता था, अब वो जब स्टेशन पे रुकता तब तो वो लोग उतारते, तो चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर को बंडल बना बना करके फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। अब मेरा एक कज़न था शमसुद्दीन, शमसुद्दीन न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। अब उसने उसने एक आदमी की तलाश करनी शुरू कर दी, भाई जो चलती हुई ट्रेन से जो न्यूज़पेपर के बंडल में फेंके जाते हैं उन्हें कैच करने वाला कोई रहे। तो भाई मैं वहाँ खड़ा हो गया कि चलो मुझे ले लो। और उसके बाद मैं वो काम करना शुरू किया और हमको ये मेरा पहला आमदनी था जो हमको मिला, और अच्छा खासा मुझे खुशी हुई ये आमदनी पाकर। और 50 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में मैं अभी भी जब सोचता हूँ, वो मेरी पहली कमाई न्यूज़पेपर चलती हुई ट्रेन से कैच कर करके जो मुझे मिलता था, न्यूज़पेपर पकड़ने का जो पैसा मिलता था, उसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। तो बड़े लोग हमेशा बहुत जल्दी अपने लाइफ में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। अब कलाम हमें बताना शुरू करते हैं खुद से जुड़े हुए लोगों के बारे में। कहते हैं कि हर इंसान जो जन्म लेता है वो इनहेरिट करता है, मतलब जन्मजात वो गुण पाता है जिस किसी भी सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो पैदा होता है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति, जिस सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वो पैदा होता है उससे वो अफेक्टेड होता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि जिस इमोशनल इन्वायरमेंट में वो पैदा होता है, प्यार या नफ़रत का जो इन्वायरमेंट होता है उससे वो प्रभावित होता है और उससे उसको ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है ना, कि वो कैसे सामाजिक स्थिति में भविष्य में रहेगा, कैसी ट्रेनिंग पाएगा इमोशन को लेकर के। कुछ ना कुछ एक फिगर ऑफ अथॉरिटी उसके घर में लोग जो रहते हैं, जैसे आपके घर में फिगर ऑफ अथॉरिटी होंगे आपके पापा, आपकी मम्मी, तो इनके घर में भी इनके पापा मम्मी फिगर्स ऑफ अथॉरिटी थे। उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और इमोशनली भी। तो कहते हैं कि भाई ईमानदारी और डिसिप्लिन मैंने पापा से सीखा और मम्मी से सीखा, अच्छाई करने में विश्वास करना, दया करने में विश्वास करना, और यही गुण मेरे बाकी के 3 भाई और मेरी बहन भी सीखे थी। मेरे बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स भी थे बचपन में, जैसे एक था रामानुजन शास्त्री, एक था अरविंदन और एक था शिव प्रकाशन। ये तीनों ही बच्चे हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, बहुत ही पिछड़ा सोच रखने वाला परिवार, ऐसे परिवार से ये लोग थे। बचपन में हम लोगों ने कभी कोई डिफरेंस फील नहीं किया हिंदू मुस्लिम को लेकर के, जैसे आजकल महसूस किया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। और रामानुजन शास्त्री तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन है भाई? तो ये थे रामेश्वरम, जो मंदिर है रामेश्वरम, उस रामेश्वरम मंदिर के हाई प्रीस्ट थे। रामेश्वरम हिंदुओं का एक परम धाम है, वहाँ सारे हिंदू जाते ही जाते हैं जो धन से क्षमता रखते हैं, पैसा जिनके पास होता है वो लोग ज़रूर जाते हैं धाम को देखने या फिर यहाँ की दर्शन करने के लिए। तो रामेश्वरम मंदिर में शिव जी का मूर्ति है, बहुत बड़ा विशाल मूर्ति, और वहाँ के बहुत बड़े पंडित थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उन्हीं का बेटा था रामानुजन शास्त्री। भविष्य में जाकर जब पक्षी लक्ष्मण शास्त्री नहीं रहे तो रामानुजन शास्त्री ही वहाँ का पंडिताई संभाल लिया रामेश्वरम मंदिर का। तो ये था इस पेज के बारे में। अच्छा, उनका दूसरा दोस्त अरविंदन, अरविंदन जो था वो बड़ा होकर के एक
बिज़नेस में चला गया भाई, ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में। ट्रांसपोर्ट वो जैसे बड़े बड़े जो दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए रामेश्वरम में, तो ऐसे श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी देना, अरेंज करना, ये सब अरविंदन ने संभाला बड़ा होकर। शिव प्रकाशन जो था वो बड़ा होकर के कैटरिंग बिजनेस में चला गया भाई, हलवाईगिरी करने में, यानी कि शादी ब्याह में या फिर किसी पूजा पाठ में बहुत बड़ा खाने पीने का जो अरेंजमेंट होता है वो काम शिव प्रकाशन ने कर लिया। और उसके साथ साथ वो साउदर्न रेलवे को भी संभालता था, यानी कि साउदर्न रेलवे जो था ना, दक्षिणी भारतीय रेलवे, तो उस रेलवे में कैंटीन का काम वो स्पेशल रूप से किया करता था। एक्चुअली में वो शादी ब्याह पूजा पाठ वाला जो कहा वो तो करता ही होगा, लेकिन मेनली वो साउथ इंडिया में चलने वाली ट्रेन में कैटरिंग का काम करने लगा, उस ट्रेन में ही किचन संभालने लगा। अगले पैराग्राफ में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के ईश्वर, दोनों के प्रॉफिट्स को समान रूप से डिवोटी थे, उन दोनों के लिए ही उनका डेडिकेशन था। कहते हैं कि मद्रास में राम सीता का जब शादी का एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे वहाँ कहा जाता है श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। इस सेरेमनी में हमारे घर के बगल में ही एक तालाब था, उस तालाब के बीच में बोट ले जाया जाता था। अच्छा, हमारा ही परिवार वो बोट को अरेंज करता था, यानी एक मुस्लिम परिवार के लोग अपने बोट को अरेंज करते थे, 2 बोट ले आते थे ऐसे, और दोनों बोट के ऊपर एक चौकी ऐसे बिछा दिया जाता था, लकड़ी का बड़ा सा तख्ता, तो वो पूरा बोट जो होता था एक प्लेटफॉर्म बन जाता था दोनों बोट को मिला करके। उसके ऊपर सारे हिंदू जो धार्मिक लोग होते थे, राम जी और सीता जी के मूर्ति को मंदिर से निकाल कर सिर पे लाद कर ले आते थे, बोट पे बैठते थे, और हमारे ही घर के बगल में एक तालाब के बीच में वो जगह जाते थे। वो जो तालाब का बीच वाला जो जगह होता था जहाँ पर राम सीता की शादी करवाई जाती थी, उस जगह को राम तीर्थ कहा जाता था। और हम लोग जब बचपन में सोते थे ना, यानी मैं और मेरे भाई बहन सारे लोग, तो हमारी मम्मी और हमारी दादी वो रामायण की ही कहानियाँ हमें सुनाया करती थी। यानी कि रामायण में राम कैसे कैसे क्या क्या किए, कैसे लंका पर विजय पाए, झूठ के ऊपर सच का विजय कैसे हुआ, ये सब कहानी एक मुस्लिम परिवार के अंदर चलती थी। और साथ ही साथ हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके बारे में भी कहानी सुनाया करती थी हमारी दादी और हमारी माता जी। तो बड़े लोग जो होते हैं वो कभी धार्मिक अंधविश्वास में नहीं फंसते, समान रूप से सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। ये क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। हर पैराग्राफ में क्या क्या क्वालिटी है आप लोग ध्यान से देखते जाइए। और उसके बाद वो बताते हैं कि एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, क्लास 5 में पढ़ रहा, मेरे स्कूल का नाम था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ पर मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वहाँ एक नया टीचर आया अचानक हमारे क्लास में, और उसने मुझे देखा कि मैं गोल टोपी पहना हुआ हूँ, और गोल टोपी पहना हुआ देखकर वो तुरंत समझ गया कि मैं एक मुसलमान हूँ। और मेरे बगल में रामनथन शास्त्री बैठे हुए थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे, मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त, मेरा बहुत अच्छा मित्र। वो जनेऊ पहना हुआ था, जो बाएं कंधे से लेकर के नीचे तक लटका रहता है, हर हिंदू ब्राह्मण परिवार के लोग पहनते हैं। टीचर को ये बात हजम नहीं हुई कि एक हिंदू ब्राह्मण बच्चे के साथ मुसलमान बच्चा कैसे बैठा हुआ है। और हमारे सोशल रैंकिंग, यानी हिंदुस्तान में समाज के हिसाब से हिंदुओं को पहले प्राथमिकता मिलती है, मुसलमानों को बाद में। ये देखते हुए टीचर ने हमको कहा कि अब्दुल कलाम, यू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझको पीछे वाले बेंच में भेज दिया। मैं जैसे ही उठा अपने टीचर की बात को मानने के लिए और पीछे वाले बेंच में जाके बैठने के लिए, रामनथन शास्त्री एकदम डिप्रेस्ड हो गया, डाउनकास्ट हो गया, कितना दुख से भर गया। मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन रामनथन शास्त्री का वो चेहरा, रोता हुआ चेहरा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या हो गया, आज तक हम लोग कभी अलग नहीं रहे, इतने प्यार से रहे, कभी धर्म हमारे बीच में आया ही नहीं, और ये टीचर ने क्या कर दिया। और वो जो रोता हुआ चेहरा था ना रामनथन शास्त्री का, वो आज तक मुझे याद है, परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ गया मेरे दिलों और दिमाग पर। तो ऐसे होते हैं महान लोग और महान लोगों के दोस्त, जो धर्म को आड़े नहीं आने देते अपनी दोस्ती के बीच में। ये भी हमें सीखने को मिल रहा है इस पैराग्राफ से। उस दिन जब स्कूल से छुट्टी मिली, हम लोग घर गए, ये बात अपने अपने मम्मी पापा को हम लोगों ने बताया। रामनथन शास्त्री के पिताजी लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत उस टीचर को बुलाया और हम लोगों की उपस्थिति में, हमारे प्रेजेंस में ही उस टीचर को कहा कि तुम्हें ये इनइक्वालिटी, असमानता और कम्युनल इनटॉलरेंस, यानी कम्युनिटी में जहर घोलने का काम नहीं करना चाहिए, ये तुमने बहुत गलत किया है।
मास्टर मशाई अपनी खूबी भूल करेছেন। ही ब्लंटली आस्क्ड, और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को कहा कि या तो आप माफ़ी मांगिए हम लोगों से, इन बच्चों से, या फिर आप ये स्कूल और ये पूरा रामेश्वरम आइलैंड छोड़ के आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपने जहर घोला है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव फैलाया है, असमानता फैलाया है मुसलमान और ब्राह्मण में। इसकी वजह से वो टीचर बहुत ही रिग्रेट किया, बहुत पछताया अपने किए पर। साथ ही साथ जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उसको डांट लगाई और बुद्धि दिया, इसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया, उसके अंदर बदलाव आ गया। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। थैंक यू बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल बार बार बोलना पड़ेगा। और हाँ, जो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वीडियोज़ आपके पास जाते हैं, उसको आप मेरे चैनल के चैनल लिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिएगा। उसमें सेपरेट करके लिखा हुआ है ICSE क्लास 9 के लिए कितने वीडियोज़ हैं, ICSE क्लास 10 के लिए कितने वीडियोज़ हैं, CBSE के लिए कितने वीडियोज़ हैं, हिंदी और इंग्लिश पे सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल के लिस्ट में